प्यारे विद्यार्थियों, आपका हरिमोहन सर नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं, सब्जेक्ट है साइकेट्रिक नर्सिंग। इसका यूनिट 6 का टॉपिक है सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक को हम 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यह टॉपिक थोड़ा डिटेल से हम समझने का प्रयास करेंगे। पहले वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ सिजोफ्रेनिया, डेफिनेशन ऑफ सिजोफ्रेनिया, प्रिवलेंस एंड इंसिडेंस ऑफ सिजोफ्रेनिया एंड इटियोलॉजी या कॉजेज ऑफ सिजोफ्रेनिया एंड टॉपिक है सिजोफ्रेनिया। यदि हम इसका इंट्रोडक्शन देखें, इंट्रोडक्शन ऑफ सिजोफ्रेनिया, तो जो वर्ड है सिजोफ्रेनिया 1908 ईस्वी में एक स्विस साइकेट्रिक हुए जिनका नाम था यूजिन बिलुलर। यूजिन बिलुलर ने इस टर्म है इसको दिया था। कब दिया था? 1908 ईस्वी में। और उन्होंने बताया था कि जो स्किज़ोफ्रेनिया है यह 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बनता है। स्किज़ो प्लस फ्रेनी। स्किज़ो का मतलब होता है स्प्लिट और फ्रेम का मतलब होता है माइंड। स्प्लिट या फिर डिवीजन या फिर डिवाइड, माइंड या ब्रेन। अर्थात ये जो स्किज़ोफ्रेनिया है, इसमें ब्रेन की फंक्शनिंग क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती है, ब्रेन डिवाइड हो जाती है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? हम स्किज़ोफ्रेनिया। यदि हम इसकी डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया देखें हम, तो स्किज़ोफ्रेनिया जो है यह लॉन्ग टर्म डिसऑर्डर है या क्रोनिक डिसऑर्डर है। तो कह सकते हैं स्किज़ोफ्रेनिया इज ए क्रोनिक डिसऑर्डर या लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर characterized by disturbance of thought, perception and behavior by loss of emotion, responsiveness and apathy in the level of functioning every day। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि जो व्यक्ति है उसकी किसी कार्य को करने के प्रति जो इच्छा है, इंटरेस्ट है, वो डिक्रीज हो जाती है, और जो इमोशन है वो कम हो जाने के कारण जो थॉट है वो डिस्टर्बेंस हो जाता है, परसेप्शन है उसमें डिस्टर्बेंस हो जाता है, एंड बिहेवियर में डिस्टर्बेंस हो जाता है। ये सभी ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर क्या कहलाता है?
सिजोफ्रेनिया कहलाता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा डेफिनेशन। यदि हम दोबारा देखें तो सिजोफ्रेनिया इज ए कंडीशन या फिर लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ कंडीशन या क्रोनिक कंडीशन वाई डिस्टर्बेंस ऑफ थॉट परसेप्शन बिहेवियर बाय लॉस ऑफ इमोशन रेस्पॉन्सिवनेस एंड एपैथी इन द लेवल ऑफ फंक्शन एवरी डे। अर्थात उसकी जो प्रत्येक दिन की फंक्शनिंग है वो डिस्टर्बेंस हो जाती है। ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? सिजोफ्रेनिया कहलाती है, स्किज़ोफ्रेनिया कहलाती है। यदि हम स्किज़ोफ्रेनिया की इंसिडेंस या प्रिविलेंस देखें, प्रिविलेंस और इंसिडेंस, प्रिविलेंस और इंसिडेंस देखें। जो प्रिविलेंस का मतलब होता है जो ओल्ड केस और न्यू केस को मिलाकर प्रिविलेंस बनता है, और इंसिडेंस होता है, इंसिडेंस रेफर करता है किसको? न्यू केसेस को। प्रिविलेंस किसको रेफर करता है? न्यू ओल्ड केस और न्यू केसेस को, और जब इंसिडेंस रेफर करता है न्यू केसेस को। हम देखते हैं कि जो सिजोफ्रेनिया है यह कब व्यक्ति को प्रभावित करता है? लेट एडोलसेंस एज में। एडोलसेंस एज ग्रुप के व्यक्ति को क्या करता है? ये इफेक्ट करता है। और अप्रोक्सीमेटली 1% एडल्ट इस सिजोफ्रेनिया डिजीज से सफर कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि 300 व्यक्तियों में से वर्ल्ड में, यदि वर्ल्ड की देखें तो 300 व्यक्ति में से एक व्यक्ति इस डिजीज से सफर कर रहा है। और यदि हम देखें टोटल न्यू एडमिशन जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल में हो रहे हैं, साइकेट्रिक हॉस्पिटलों में जो टोटल न्यू एडमिशन आते हैं उनका 15% लोग किस डिजीज के आते हैं? एडमिशन आते हैं सिजोफ्रेनिया के आते हैं। तो इस तरह न्यू एडमिशन जो है कितने परसेंट रहते हैं? 15%, 1% एडोलसेंस। और यदि हम देखें मेल और फीमेल में किसको ज्यादा प्रभावित करता है, तो मेल को यह ज्यादा प्रभावित करता है देन फीमेल। मेल व्यक्ति है उनमें ज्यादा प्रेवलेंस मिलती है किसकी? सिजोफ्रेनिया केस मेल में ज्यादा मिलते हैं। सिजोफ्रेनिया केस कौन से ज्यादा मिलते हैं? मेल वाले। फीमेल कम इस डिजीज से सफर होती है। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, प्रेवलेंस एंड इंसिडेंस के बाद हम देखते हैं कॉजेज ऑफ इटियोलॉजी, कॉजेज एंड इटियोलॉजी ऑफ सिजोफ्रेनिया। जो स्किज़ोफ्रेनिया के मेनली 3 फैक्टर होते हैं जो मुख्यतः इसको प्रभावित करते हैं। एक तो है बायोलॉजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर। दूसरा है साइकोलॉजिकल फैक्टर। तीसरा है सोशियो कल्चरल फैक्टर। ये 3 मेन कॉजेज हैं जो सिजोफ्रेनिया के कारण बन सकते हैं। हालांकि सिजोफ्रेनिया का कोई अभी तक एग्जैक्ट कॉज डायग्नोस नहीं हो पाया है कि क्या इसका एग्जैक्ट कॉज है, लेकिन मेनली ऐसा माना जाता है कि 3 कॉजेज हैं जो इटियोलॉजी के इसकी सिजोफ्रेनिया के कारण होते हैं। कैसा है? तो पहला है बायोलॉजिकल फैक्टर, दूसरा है साइकोलॉजिकल फैक्टर, तीसरा है सोशियो कल्चरल फैक्टर। जो बायोलॉजिकल फैक्टर है इसमें 4 पॉइंट होते हैं, इसके 4
भागों में डिवाइड किया गया है कॉजेज को। एक तो बायोकेमिकल फैक्टर, एक बायोकेमिकल फैक्टर, दूसरा है न्यूरो स्ट्रक्चरल फैक्टर, और तीसरा है जेनेटिक फैक्टर। तीसरा जो है जेनेटिक फैक्टर, और चौथा जो है वो है पेरीनेटल रिस्क फैक्टर। पेरीनेटल रिस्क फैक्टर जो बायोकेमिकल फैक्टर है, यदि इसको हम देखें तो इसमें जो है जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनका इम्बैलेंस होने के कारण जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसके कारण सिजोफ्रेनिया हो सकता है। न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से हो सकते हैं? डोपामाइन, जब व्यक्ति किसी स्ट्रेस में होता है तो डोपामाइन का लेवल क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, जो कॉजेज बनता है जिसका स्किज़ोफ्रेनिया का। एंड सेरोटोनिन एंड एक और होता है ग्लूटामाइनर्जिक। ये भी ये न्यूरोट्रांसमीटर है, कॉजेज क्रिएट करता है स्किज़ोफ्रेनिया का। एक है गावा, गावा का मतलब होता है तीसरा न्यूरोट्रांसमीटर गावा, जिसका फुल फॉर्म होती है गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड। ये बायोकेमिकल हैं, सब्सटेंस हैं, न्यूरोट्रांसमीटर हैं, जो कॉजेज बनते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर के पहले बायोकेमिकल स्किज़ोफ्रेनिया के कॉजेज बनते हैं। यदि हम न्यूरोस्ट्रक्चरल कॉजेज में देखें, फैक्टर में देखें, तो न्यूरोस्ट्रक्चर में है जो ब्रेन की है स्ट्रक्चर है, उसी में किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी होती है तो वो भी एक कॉजेज बनती है किसकी? स्किज़ोफ्रेनिया की। उसको किस में रखा गया है? न्यूरोस्ट्रक्चरल फैक्टर में। कैसे? बहुत सी बार हमें देखने को मिलता है कि जो सीटी स्कैन करवाते हैं हम या फिर एमआरआई करवाते हैं, उनमें व्यक्ति का जो वेंट्रिकल है उनका क्या मिलता है? एनलार्जमेंट मिलता है। एनलार्जमेंट मिलता है। कैसे? किन केसों में? स्किज़ोफ्रेनिया के केसों में। स्किज़ोफ्रेनिया की जब एमआरआई या सीटी स्कैन करवाई जाती है तो जो वेंट्रिकल है उनका क्या मिलता है? एनलार्जमेंट मिलता है। किसमें? सीटी स्कैन या एमआरआई में। और यदि हम पीईटी पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी यदि करवाते हैं तो पीईटी यदि किसी व्यक्ति का करवाया जाता है तो हमें देखने को मिलता है जो हाइपोफ्रंटल रीजन है वहां पर ग्लूकोज है, उसका लेवल क्या मिलता है? डिक्रीज मिलता है। तो ये भी एक कॉजेज है न्यूरोस्ट्रक्चर का। हाइपोफ्रंटल रीजन में यदि इसका करवाई जाती है तो ग्लूकोज लेवल वो डिक्रीज मिलता है। ये एक दूसरा कॉजेज है बायोलॉजिकल फैक्टर का, न्यूरोस्ट्रक्चर। तीसरा है जेनेटिक फैक्टर। यदि हम जेनेटिक फैक्टर को देखें, यदि हम
इसी का बायोलॉजिकल फैक्टर का यदि तीसरा पॉइंट देखें जो है जेनेटिक फैक्टर, प्राय ऐसा देखने में रिसर्च में स्टडी बताती है कि जिनके माँ बाप पेरेंट्स या पेरेंटल हिस्ट्री, जिन पेशेंटों की पेरेंटल हिस्ट्री आता अर्थात जिनके माँ बाप दादी बाबा इस डिजीज से सफर कर रहे होते हैं, उनमें क्या है प्रेवलेंस, उनकी संभावना बढ़ जाती है यह डिजीज होने की। या फिर जिनके रिलेटिव इस डिजीज से सफर कर रहे हैं उनमें भी एक संभावना बढ़ जाती है यह स्किज़ोफ्रेनिया होने की। तो तीसरा कारण है पेरिनेटल रिस्क फैक्टर। पेरिनेटल रिस्क फैक्टर समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि पेरिनेटल होता क्या है। पेरिनेटल एक कंडीशन है, एक स्टेज है कौन किसकी, 22 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 22 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से लेकर आफ्टर डिलीवरी आफ्टर 7 days, अर्थात 22 वीक की प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी होने के 7वें दिन तक का जो अवस्था है, ये पीरियड है, पीरियड ऑफ 22 वीक, फ्रॉम 22 वीक प्रेगनेंसी टिल आफ्टर डिलीवरी 7 days, डिलीवरी के 7 दिन तक के और 22 वीक के बाद के जो पीरियड है वो क्या कहा जाता है, पेरिनेटल पीरियड कहा जाता है। यदि इस दौरान मदर्स को गेस्टेशनल डायबिटीज हो, क्या हो, गेस्टेशनल डायबिटीज हो, तो कॉजेज हो सकते हैं बच्चे में सिजोफ्रेनिया होने के। यदि मदर को प्री एक्लेम्पसिया हो, प्री एक्लेम्पसिया हो तो कॉजेज हो सकते हैं बच्चे को सिजोफ्रेनिया होने के। यदि कोई बच्चा लो बर्थ वेट का हो, जिन बच्चे का जन्म के समय वजन जो आइडियल वेट है 2.5 kg उससे कम हो, 2 kg से कम होता है तो लो बर्थ वेट में इंक्लूड करता है। यदि उससे लो बर्थ वेट के लिए कोई बच्चा हुआ है तो उसमें प्रोबेबिलिटी बन जाती है स्किज़ोफ्रेनिया होने की। यदि किसी प्रकार के ड्यूरिंग बर्थ के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए या ट्रॉमा हो जाए, हेड इंजरी हो जाए तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती, तो संभावना बढ़ जाती है स्किज़ोफ्रेनिया होने की। यदि कोई मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान माल न्यूट्रिशन का शिकार हो, उसमें न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो तो भी बच्चे में संभावना बढ़ जाती है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, या फिर विटामिन की डेफिशिएंसी हो तो ऐसे बच्चों में क्या है प्रेवलेंस बढ़ जाता है, संभावना बढ़ जाती है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है सिजोफ्रेनिया होने की। अगला जो कॉजेज है उसमें देखते हैं हम, ये हो गए पेरिनेटल। बायोलॉजिकल में हमने 4 पढ़े थे, बायोकेमिकल, न्यूरोस्ट्रक्चरल, जेनेटिक एंड पेरिनेटल रिस्क फैक्टर। अगला देखते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर। अगला है साइकोलॉजिकल फैक्टर। जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है इसमें भी 4 कॉजेज होते हैं। एक तो स्ट्रेस, वल्नरेबिलिटी, हाइपोथेसिस, दूसरा है एक्सप्रेस इमोशन, तीसरा है इसमें फैमिली फैक्टर या फैमिली थ्योरी,
और चौथा इसमें साइको एनालिटिकल फैक्टर या थ्योरी। साइकोलॉजिकल फैक्टर में 4 फैक्टर को इंक्लूड किया गया है। स्ट्रेस वल्नरेबिलिटी हाइपोथेसिस, अर्थात बहुत से व्यक्ति हैं जो स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते हैं, या स्ट्रेस ने थोड़ा स्ट्रेस आने पर उनको स्ट्रेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और डोपामाइन लेवल उनमें बढ़ जाता है। तो ऐसे व्यक्ति क्या है, सिजोफ्रेनिया के शिकार हो सकते हैं। दूसरा है एक्सप्रेस इमोशन। बहुत से व्यक्ति अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या इमोशन को एक्सप्रेस इस तरह नहीं कर पाते हैं। वो इमोशन को एक्सप्रेस करते वक्त किसी व्यक्ति से शत्रुता कर बैठते हैं, उसके मतलब उसे लव या हेट कर बैठते हैं। उसी दौरान जिस टाइम उसे स्नेह कर रहे हैं उसी टाइम उसे घृणा कर बैठते हैं, या फिर कोई उन व्यक्तियों की आलोचना कर देता है तो भी वो व्यक्ति क्या है, उनका डोपामाइन लेवल इंक्रीज हो जाता है, सेरोटोनिन लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण वो व्यक्ति सिजोफ्रेनिया के शिकार हो सकते हैं। तीसरा इसमें है फैमिली फैक्टर। बहुत से परिवारों की एक पुरानी मान्यताएं है, उन मान्यताओं को वो बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो परिवार के द्वारा उनको नेगलेक्ट किए जाने पर ये बच्चे क्या है, गिल्टी फील करते हैं अपने आप में, और उस गिल्टी के कारण वो बच्चे क्या है, सिजोफ्रेनिया के शिकार हो सकते हैं। जो साइको एनालिटिक फैक्टर है, यह है साइको एनालिटिक फैक्टर जो फ्रॉड थ्योरी से लिया गया है। इसमें होता क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म के कारण, क्या है, व्यक्ति जो ऑरल स्टेज है उनका रिग्रेशन कर जाता है। ऑरल साइकोसेक्सुअल स्टेज है, उनका क्या कर जाता है, वो रिग्रेशन कर जाता है, जिसके कारण व्यक्ति क्या है, सिजोफ्रेनिया का शिकार हो सकता है। ये अकॉर्डिंग टू फ्रॉड थ्योरी के अनुसार है। इसी में अगला कॉजेज है सोशियो कल्चर फैक्टर। अब देखते हैं हम सोशियो कल्चर फैक्टर। उम्मीद करता हूं 2 फैक्टर आपको 2 कॉजेज समझ में आए होंगे। अगला देखते हैं सोशियो कल्चर फैक्टर। जो सोशियो कल्चर फैक्टर है उसमें 2 पॉइंट होते हैं, इसके 2 पॉइंट है। एक तो इकोनॉमिक फैक्टर, दूसरा है सोशल फैक्टर। जो इकोनॉमिक फैक्टर है, जिन व्यक्तियों की सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है लो होती है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होती है, वो इस डिजीज के शिकार इजीली हो सकते हैं। उनमें ये सिजोफ्रेनिया कंडीशन हो सकती है। या फिर जो व्यक्ति सोशल मोबिलिटी करते रहते हैं, अर्थात जो माइग्रेंट व्यक्ति होते हैं, माइग्रेंट लोग होते हैं, वो इस डिजीज के शिकार हो सकते हैं। ये कुछ कॉजेज थे जो हमने समझने का प्रयास किया था। 3 फैक्टर थे, बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोशियो कल्चरल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में हमने 4 पढ़े थे, साइकोलॉजिकल में 4 कॉजेज पढ़े थे, और सोशियो कल्चर में हमने 2 कॉजेज पढ़े थे। उम्मीद करता हूं कि आपको कॉजेज समझ में आए होंगे। आगे पढ़ते हैं हम पैथोफिजियोलॉजी ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। ये आपको थोड़ा सा अच्छी तरह समझनी होगी। इटियोलॉजी के बाद इसके पैथोफिजियोलॉजी ले रहा हूं, क्योंकि आपको इटियोलॉजी से इजीली समझ में आ जाएगी। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ
सिजोफ्रेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया या सिजोफ्रेनिया। यदि हम पैथोफिजियोलॉजी ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया देखें तो ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर, जो ईटियोलॉजिकल फैक्टर है उनके कारण क्या होगा, बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर है उनका लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। न्यूरोट्रांसमिशन या न्यूरोट्रांसमीटर है उनकी लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से हैं, डोपामाइन है, सेरोटोनिन है और गावा है और ग्लूटामाइनर्जिक है। ये न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल क्या होगा, ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण होगा, इंक्रीज होगा। और जब इसका लेवल इंक्रीज होगा तो जो माइंड के न्यूरल पाथवे हैं उन पर इफेक्ट्स होगा। न्यूरल पाथवे है उन पर इफेक्ट्स होगा। 4 न्यूरल पाथवे होते हैं। पहला है मीजोलिम्बिक न्यूरल पाथवे, सभी पे अपना अलग अलग इफेक्ट्स होता है, सभी का अपना अलग अलग फंक्शनिंग होती है। मीजोलिम्बिक न्यूरल पाथवे, मीसोकॉर्टिकल न्यूरल पाथवे, टूब्रोफंडिबुलर न्यूरल पाथवे, और जो लास्ट है 4th है निग्रोस्ट्रेटियल न्यूरल पाथवे। सबसे ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर इंक्रीज लेवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, उनका लेवल इंक्रीज होने से कारण जो न्यूरल पाथवे है उन पे अपना इफेक्ट शो करेंगे वो। और जो मीजोलिम्बिक न्यूरल पाथवे है उस पे इफेक्ट होने के कारण, डोपामाइन का लेवल इंक्रीज होने के कारण जो मीजोलिम्बिक पे इफेक्ट होने के कारण जो पॉजिटिव सिम्टम है किसके, सिजोफ्रेनिया के, वो दिखने लग जाएंगे पेशेंट के अंदर। और मीजोकार्टिकल न्यूरल पाथवे पर न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल इंक्रीज होने के कारण जो नेगेटिव सिम्टम है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। और टूब्रोफंडिबुलर न्यूरल पाथवे पर डोपामाइन क्या हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है। जब डिस्टर्बेंस होता है ईटियोलॉजी फैक्टर के कारण तो क्या होगा, जो ईपीएस आपने सुना होगा, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट है, वो इंक्रीज हो जाएंगे बॉडी में। और निग्रोस्ट्रेटियल पर भी क्या होगा, इस पर भी क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाता है इसका डोपामाइन का ईटियोलॉजी के कारण, जिससे एक कंडीशन क्रिएट होती है शरीर के अंदर, प्रोलैक्टिनिमिया, हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया की कंडीशन क्रिएट होती है, जिसके फलस्वरूप मेल और फीमेल में अलग अलग लक्षण
सिम्टम होने लग जाते हैं। फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो इरेगुलर हो जाएगा। और दूसरा जो कॉजेज होगा, इनफर्टिलिटी हो जाएगी, इनफर्टिलिटी हो जाएगी। सॉरी ये फीमेल में है, फीमेल में है ये। मेल में जो होगा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा, लिबिडो की कंडीशन शुरू हो जाएगी। और क्या हो सकता है, गायनेकोमैस्टिसिया हो जाएगा। इस तरह हाइपरप्रोक्टेमिया कंडीशन हो जाएगी, निग्रोस्ट्रियल इस तरह पाथवे पर यदि इफेक्ट डालेगा। और ये सभी मिलकर क्या कॉज करेंगे, ये सभी मिलकर क्या करेंगे, एक स्किज़ोफ्रेनिया का कारण बनेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम क्या है, जो टाइप्स है, साइंस सिम्टम है, डायग्नोस्टिक है और मैनेजमेंट को नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, ताकि आप इजीली समझ सकें। यदि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को आपके दोस्तों में शेयर नहीं कर पा रहे हैं, लाइक नहीं कर पा रहे हैं। तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके जो साथीगण हैं उनको हेल्प मिल सके। इसी के साथ मैं वीडियो का मैं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में लेके आऊंगा इसका जो पार्ट 2 में स्किज़ोफ्रेनिया का पार्ट 2 लेके आऊंगा, उसमें नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे अपन। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।